देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीएससी 104, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर में किसी किसी को हो सकती है। तो देखिएगा, बुक का नाम रहेगा भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, ठीक है। अगर मैं इस बुक की बात करूं तो टोटल बुक में अगर आप देखेंगे तो 14 चैप्टर हैं, ठीक है। भारत में राजनीतिक दल कैसे हैं, भारत में पॉलिटिकल पार्टियां कैसे हैं, उसी के बारे में हम लोग खास तौर से इस बुक में बात करेंगे। देखो भाई, टोटल 14 चैप्टर हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, हम लोग उन्हीं को देखेंगे और उन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या रहेगा, राजनीतिक दल, दलीय तथा एवं लोकतंत्र, जिसमें हम लोग खास तौर से बात करेंगे भारत में राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था का विकास कैसे हुआ। यानी भारत में एक दलीय व्यवस्था, भारत में बहुदलीय व्यवस्था या भारत में द्विदलीय व्यवस्था क्या है। यानी भारत में राजनीतिक दलों को लेकर के यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं भाई, राजनीतिक दल क्या होते हैं। राजनीतिक दल राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। राजनीतिक दल वह चीज है जिसमें नेता कार्यकर्ताओं का संबंध होता है, और राजनीतिक दल ही आगे चल करके आप सबको पता कि भाई सरकार बनाते हैं, और सरकार बनाने के बाद या जनता की भलाई के लिए क्या करते हैं, नीतियां और नियम कानून बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दलों का सदस्य हो सकता है, या औपचारिक या अनौपचारिक रूप से राजनीतिक दलों के सदस्य का आप समर्थन कर सकते हैं। राजनीतिक दल कई प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक दल होते हैं ना, जो पॉलिटिकल पार्टियां होती भाई, वो बहुत प्रकार की पॉलिटिकल पार्टियां, कई प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। राजनीतिक दलों में नेताओं की नीतियों, कार्यक्रमों और विचारधारा के आधार पर, देखो भाई हर राजनीतिक दल में उसकी विचारधारा क्या है, उसका सिद्धांत क्या है। देखो भाई, कोई राजनीतिक दल अगर आप देखोगे तो दलितों की राजनीति करेगा, कोई राजनीतिक दल पिछड़ों की राजनीति करेगा, कोई राजनीतिक दल आदिवासियों की राजनीति करेगा। तो हर एक राजनीतिक दल जो होता, पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसकी विचारधारा अलग है। भाई अगर आप देखोगे कोई राजनीतिक दल हिंदुओं की राजनीति करता है, कोई हो सकता है राजनीतिक दल कह सकते हो कि वो उसका राजनीति करने का तरीका अलग हो, कोई राजनीतिक भाषा की भी राजनीति कर सकता है। यानी अलग अलग जो राजनीतिक दल होते हैं, उनमें हम इस प्रकार से अंतर कर सकते हैं। यह सिद्धांत है कि अन्य संगठनों से अलग होता है, क्योंकि इनका देखो राजनीतिक दलों का मेन फोकस है भैया सत्ता प्राप्त करना। यानी हर राजनीतिक दल यही चाहता कि किसी तरह से वह सरकार बना ले। राजनीतिक दलों के विपरीत अगर आप देखेंगे, दबाव समूह व हित समूह होते हैं, और राजनीतिक दलों से ये बिल्कुल अलग होते हैं। राजनीतिक दल हमेशा चुनाव लड़ता है, चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, और उम्मीदवार खड़े करके चुनाव जीत करके सरकार बना करके अपने हितों को या अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास कौन करता है, हर एक राजनीतिक दल करता है। तो भारत में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, वो यही चाहते हैं कि भाई उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो इशू हैं, उसी को वे सोल्व करना चाहते हैं। और हर एक राजनीतिक दल का मन पसंदीदा काम है कि भैया उसकी सरकार बन जाए, उसकी सत्ता आ जाए। अब हम बात करेंगे दलीय व्यवस्था क्या है। दलीय व्यवस्था का अर्थ है कि देश में राजनीतिक दल कितने हैं। राजनीतिक व्यवस्था में अगर आप देखो, भारत में पार्टियों की संख्या के आधार पर दलीय व्यवस्था होती है। भाई अगर आप देखोगे किसी देश में ना कितनी पार्टियां हैं, उन्हीं की पार्टियों के आधार पर दलीय व्यवस्था होती है। जैसे एक दलीय व्यवस्था, यानी किसी किसी देश में एक ही पार्टी होती है, या हो सकता कि और भी पार्टियां हैं, लेकिन एक ही पार्टी चुनाव बार बार जीत रही है, तो हम लोग इसको एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। एक होता है द्विदलीय व्यवस्था, यानी कह सकते हैं जिस देशों में दो ही पार्टियां हैं, या वहां के लोग दो ही पार्टियों को बार बार इलेक्शन जिता रहे हैं, उसको द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं। एक होता भैया मेरे बहुदलीय व्यवस्था, यानी जिसमें अगर आप देखो जैसे हमारे देश में अगर आप देखोगे तो कैसी व्यवस्था है, बहुदलीय है ना, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव में लड़ती है ना। अगर आप देखोगे तो भारत में जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है, ठीक है, वो इसी प्रकार से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। तो भारत में कैसी दलीय व्यवस्था है, भारत में अगर आप देखेंगे तो भाई मेरे बहुदलीय व्यवस्था है। यानी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां भारत में चुनाव में इलेक्शन में भाई भाग लेती है ना। आप लोग इलेक्शन में देखो कितने सारे पॉलिटिकल पार्टियों के जो उम्मीदवार होते हैं आपसे वोट मांगने आता, कभी हाथी वाला आता, कभी
कमल वाले आते, कभी पंजे वाले। तो यानी अगर आप देखोगे तो हमारे देश में भैया क्या है कि बहुदलीय शासन व्यवस्था है। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में दलीय व्यवस्था कैसे रही। अगर मैं बात करूं ना, भारत में ना लगभग 2400 से ज्यादा राजनीतिक दल हैं। कितने? 2400 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां इंडिया में। और भारत में 7 राष्ट्रीय दल हैं। नेशनल पार्टी कितनी है? 7। और 36 राज्य स्तरीय दल हैं और 339 क्षेत्रीय दल हैं और 2000 से ज्यादा ऐसी पार्टियां हमारे देश में जो पंजीकृत दल हैं, यानी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। भारत में दलीय व्यवस्था का विकास कैसे हुआ? तो भाई भारत में अगर मैं दलीय व्यवस्थाओं की बात करूं तो भारत में राजनीति दलों का उदय स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही हो गया था। भाई मेरे, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो आजादी की लड़ाई में ही अगर आप देखें तो भारत में पॉलिटिकल पार्टियां बननी स्टार्ट हो गई थी। उस समय विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कांग्रेस पार्टी एक मजबूत दल बनकर के उभरी है, क्योंकि भाई कांग्रेस जो रही आजादी की लड़ाई में भी उसका योगदान हम लोगों को देखने को मिलता है। आजादी के बाद भारत में सबसे बड़ा मजबूत दल कांग्रेस रही। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि और भी कई सारी पार्टियां रही, कांग्रेस ज्यादातर सरकार बनाने में हमेशा कामयाब रही। स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद अगर हम बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था भारत में विकसित हुई है। उस समय एक दलीय व्यवस्था नहीं थी। 1950 से 1960 तक अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा। भाई मेरे, 1950 से लेकर के 1975 या 1977 तक अगर आप देखेंगे तो देश में हमेशा कांग्रेस पार्टी ही जीतती थी, यानी कांग्रेस का ही प्रभुत्व हम लोगों को राजनीति में देखने को मिलता है। उसका समर्थन बाद में कम हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था रही, जैसे एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था या बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था कब रही भारत में? देखो भाई, जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो आजादी के बाद अगर आप देखोगे तो आजादी में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा योगदान रहा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जब देश आजाद हुआ तो भाई मेरे 1947 से लेकर के मोटे तौर से, या 1950 से लेकर के 1975 तक 77 तक बोलोगे कि भारत में बार बार कांग्रेस पार्टी ही जीतती थी, यानी एक दल का प्रभुत्व रहा भारत में। अगर आप देखेंगे 1947 से लेकर के 1977 तक, या मोटे तौर से 1989 तक, 89 तक अगर आप देखेंगे तो भारत में कांग्रेस पार्टी ही बार बार, और भी पार्टियां चुनाव लड़ती थी लेकिन वो पार्टियां चुनाव नहीं जीत पाती थी। 1977 में जनता पार्टी ने पहली बार कांग्रेस को हराया और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसमें प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो भारत में पहले क्या रहा? एक दलीय व्यवस्था का प्रभुत्व रहा। लगभग 20 या 25 सालों तक अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व भारत में हम लोगों को देखने को मिलता है। बार बार भाई मेरे कांग्रेस ही जीत रही थी, या कह सकते कि लोग कांग्रेस को बार बार जिता रहे थे। अगला द्विदलीय व्यवस्था। भारत में द्विदलीय व्यवस्था बहुत कम रही है, बल्कि यहां पर दो ध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था है। भारत में 2 या 2 से अधिक दल मिलकर के चुनाव लड़ते और सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, जिसको न्यूनतम साझा कार्यक्रम। अगर आप देखोगे तो भारत में ज्यादातर द्विदलीय व्यवस्था में क्या होता है कि 2 पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं। अगर आप देखोगे तो भाई महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के सरकार बना रखी हैं। आज हमारे देश में जो मोदी सरकार है उसमें भी देखोगे 2 पार्टियां मिलकर के सरकार बना रखी हैं। द्विदलीय व्यवस्था का मतलब होता है कि जहां चुनाव में 2 ही पार्टियां भाग लेती हैं, या सरकार बनाने में कह सकते 2 ही पार्टियां शामिल हैं, उसे हम द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर बताऊं तो हमारे देश में 67 में जब चुनाव हुए तो गैर कांग्रेसी गठबंधन, जिसने लगभग 8 राज्यों में गठबंधन की सरकारें बनाई, उस समय 2 ध्रुव थे, एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ गैर कांग्रेसी दल। कांग्रेस के साथ कौन कौन से पार्टियां चुनाव लड़ती थी? जैसे भारतीय क्रांति दल, सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ भी चुनाव लड़ती थी। तो कई बार द्विदलीय शासन क्या मतलब होता है? जब 2 पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे? 2 दलीय व्यवस्था। भारत में यह भी 2 दलीय व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिली है। या द्विदलीय व्यवस्था आप ऐसे कह सकते हैं कि जहां पर जनता 2 ही पार्टियों को बार बार जिता रही है। अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में 1996 में 1996 में भारतीय जनता पार्टी ने
लगभग 13 दलों के साथ उसने सरकार बनाई। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लगभग गठबंधन की सरकार बनाई और उसमें कई सारे दल हमें शामिल हुए दिखाई देते हैं। अगर मैं बताऊं उड़ीसा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला होता है तो 2 दलीय दिखाई देता है। कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में मुकाबला होता है तो 2 दलीय दिखाई देता है। अगर आप केरल में देखेंगे तो वामपंथी और कांग्रेस लड़ती है। तो ऐसे कुछ आंकड़े हैं कि जहां पर हमें 2 ही पार्टियां दिखाई देती हैं या 2 ही पार्टियां खास तौर से हम लोग वहां पर उन पार्टियों को देखते हैं। अगला है बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है। देखो बहुदलीय व्यवस्था का मतलब होता है कि जब चुनाव में 2 या 2 से अधिक पार्टियां भाग लेती हैं और बहुत सारी पार्टियां जब चुनाव में इलेक्शन लड़ती हैं तब हम उसको बहुदलीय व्यवस्था बोलते हैं। देखो 67 में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में काफी परिवर्तन आया। चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और पार्टी का विभाजन होगा, कांग्रेस कमजोर हुई। इसका प्रमुख कारण है कि भारत में कई सारे क्षेत्रीय दल उभरे। भारत में बहुदलीय व्यवस्था का उदय रास्ता साफ हुआ। भारत में बहुदलीय व्यवस्था कांग्रेस के वर्चस्व के बाद आई। बहुदलीय व्यवस्था का उदय समाज में हो रहे बदलाव थे। बहुदलीय व्यवस्था का कारण समाज में बदलाव था और कह सकते कि अगर आप देखेंगे तो भारत में जैसे उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह, हरियाणा में राव वीरेंद्र सिंह, उड़ीसा में बीजू पटनायक और महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे ने जैसे क्षेत्रीय पार्टियों का गठन किया और भारत में बहुदलीय व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कई सारी पार्टियां और बनी। उत्तर प्रदेश में बीएसपी मायावती की पार्टी, एसपी मुलायम ने पार्टी बनाई। बहुदलीय व्यवस्था में भारत में केंद्र और राज्यों की स्थिति हमें दिखाई देती है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था का आधार विचारधारा नीतियां नहीं है, बल्कि भारत में चुनाव में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं और बल्कि जब सरकार बनने का मौका आता है तो देखो भाई बहुदलीय का मतलब होता है जब ज्यादा से ज्यादा पार्टियां चुनाव में भाग लेती। जैसे मैंने बताया कि पहले भारत में एक ही पार्टी कांग्रेस का वर्चस्व रहा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखोगे जब केंद्र से कांग्रेस कमजोर हुई तो राज्यों में भी कई सारे क्षेत्रीय दल आए। जैसे उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह, हरियाणा में राव वीरेंद्र सिंह, उड़ीसा में बीजू पटनायक, महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे। यानी कह सकते कि धीरे धीरे भारत में क्षेत्रीय दलों का उदय हमको दिखाई देता है, या कह सकते कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां राज्यों में उभर रही थी। ये क्या है कि भारत में पहले कांग्रेस का वर्चस्व रहा बहुत ज्यादा, बाद में हमें कहीं कहीं पर 2 दलीय व्यवस्था दिखाई देती है, यानी किसी किसी राज्य में 2 ही दल दिखाई देते हैं। और बहुदलीय व्यवस्था जब कांग्रेस कमजोर पड़ी तब हमारे देश में क्षेत्रीय पार्टियों का उदय बहुत तेजी से हुआ। जैसे मुलायम ने पार्टी बनाई, लालू यादव ने पार्टी बनाई, नीतीश कुमार ने पार्टी बनाई, ममता बनर्जी ने पार्टी बनाई। तो इसका मतलब क्या है, ये यही बता रहा है कि जैसे जैसे एक दलीय व्यवस्था भारत में कमजोर पड़ी और कांग्रेस जैसे जैसे कमजोर पड़ रही थी वैसे वैसे क्षेत्र यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग हमें पॉलिटिकल पार्टियां देखने को मिलती हैं। तो भाई एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत में दलीय राजनीति का विकास कैसे हुआ, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नजर में, और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और अगर एग्जाम में आएगा तो अच्छे से इसको आप लोग लिख करके आइएगा, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2 क्या रहेगा, भारत में राजनीतिक दल। तो भाई अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 3 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है नेशनल पार्टी यानी राष्ट्रीय दल, ठीक है, उसको नेशनल पार्टी बोलते हैं। भाई अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है तो उसका एक होता कि आपको उतना परसेंटेज या वोट पाना पड़ेगा तो आप राष्ट्रीय दल बनेंगे। दूसरा होता क्षेत्रीय दल या स्टेट पार्टी, राज्य दल। और तीसरा होता भाई मेरे पंजीकृत दल होते हैं, ठीक है। और भारत में राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं, जैसे अगर आप देखोगे जैसे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी मायावती की पार्टी राष्ट्रीय दल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी राष्ट्रीय दल है, और भाई मेरे आम आदमी पार्टी, याद रखिएगा ये क्योंकि नई राष्ट्रीय पार्टी बनी है, आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय दल बन चुका है। बल्कि अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो जैसे अगर आप देखोगे जनता दल
आम आदमी पार्टी अब क्षेत्रीय पार्टी नहीं रह गई है। शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, एलजेपी, ठीक है, नीतीश कुमार की पार्टी, लालू की पार्टी, ये सभी भाई क्या हैं, क्षेत्र राज्य दल हैं या क्षेत्रीय दलों में ही इनकी गिनती करते हैं। देखो राष्ट्रीय दल क्या होते हैं। देखो भारत में पॉलिटिकल पार्टियां 3 प्रकार की थी। पहला होता राष्ट्रीय दल, राज्य दल या पंजीकृत दल। राष्ट्रीय पार्टियां क्या होती हैं, अगर हम बात करें कोई भी पार्टी कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा में कम से कम दो सीटें हासिल करे तो कोई भी पार्टी राष्ट्रीय दल बन जाएगी। यानी लोकसभा के चुनाव में कोई भी पार्टी 3 राज्यों में कम से कम 2 से सीटें प्राप्त करे तो राष्ट्रीय दल बन सकती है। आम यानी कह सकते कि लोकसभा के चुनाव में अगर कोई पार्टी 6% वोट पाती है, 6% वोट मिले और कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीते तो वह पार्टी राष्ट्रीय दल बन सकता है। कोई भी पार्टी 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल में अगर मान्यता मिल जाती है, यानी किसी पार्टी को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल अगर बन जाएगा तो कह सकते हो राष्ट्रीय दल बन जाएगा। जैसे अगर बात करूं तो भारत में कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, ये सभी क्या हैं, ये कह सकते भाई राष्ट्रीय दल हैं। अगर मैं बात करूं राष्ट्रवादी कांग्रेस अब राष्ट्रीय दल नहीं रह गया है, बल्कि कह सकते भाई मेरे अब आम आदमी पार्टी, भारत में अब आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की जो पार्टी है वो राष्ट्रीय दल बन चुका है जी। अगला राज्य दल क्या होता है, यानी किसी राज्य में या किसी स्टेट में जो पार्टियां बन जाती है उसको राज्य दल बोलते हैं। राज्य के जैसे राज्य के चुनाव में कम से कम 5 वर्षों तक राजनीतिक गतिविधि राजनीतिक दल बनने, क्षेत्रीय दल बनने के लिए चाहिए। आम चुनाव में 4% वोट या विधानसभा चुनाव में 3% मत हासिल करे तो कोई भी पार्टी राज्य दल बन सकती है। इसके अलावा 6% वोटों का समर्थन हासिल, अगर भाई राज्य में अगर किसी पार्टी ने 6% वोट हासिल कर दिया तो पार्टी उस राज्य की क्षेत्रीय दल बन जाएगी। तो राज्य दल, क्षेत्रीय दल अगर मैं जैसे बात करूं तो राज्य दल कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो भारत में कई प्रकार के क्षेत्रीय दल हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो जनता दल यानी आरजेडी, लालू की पार्टी, ठीक है, समाजवादी पार्टी, मुलायम यादव या अखिलेश यादव की पार्टी क्षेत्रीय दल है। दूसरा जनता दल क्षेत्रीय दल है, बीजेडी क्षेत्रीय दल है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम क्षेत्रीय दल है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एआईडीएमके क्षेत्रीय दल है, ठीक है। तो ये सारे क्या है भारत में क्षेत्रीय दल हैं। अगला होता भैया पंजीकृत दल। पंजीकृत दल वह दल होता है जिसे ना तो राज्य माना जाता है ना ही राष्ट्रीय दल माना जाता है, यानी उन लोगों ने इलेक्शन कमीशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और भारत में लगभग 2000 से ज्यादा पंजीकृत दल हैं। अगर आप देखो भारत में जो पंजीकृत दल हैं उनकी संख्या भी हमें बहुत सारी देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करें भारत में राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय दलों की बात करूं तो भारत में जो राष्ट्रीय दल है भैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल है और 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई है। और कह सकते कि कांग्रेस जो है वो कह सकते भूमि सुधार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लेकर के बात करती है अगर कांग्रेस की बात करें। दूसरा हमारे देश में जो राष्ट्रीय दल है वो है बीजेपी जो है वो 1885 में बनी है, उससे पहले जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। बीजेपी जो है एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हिंदू बहुसंख्यक की बात करती है। दूसरा बीजेपी अगर आप देखेंगे इसने लोकसभा में 2014 में इन्होंने बहुमत प्राप्त किया, 2019 में इन्होंने बहुमत प्राप्त किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार चल रही है। बीजेपी पार्टी भाई राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, धारा 370 को लेकर के, 3 तलाक को मुद्दों को लेकर के जैसे जनता के बीच में जाती है। 2014 और 2019 में इन्होंने कह सकते कि केंद्र में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। अगला राष्ट्रीय दल है बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी जो दलितों का नेतृत्व करती है और इसकी अध्यक्ष मौजूदा समय में मायावती हैं, ठीक है। बहुजन समाजवादी पार्टी 14 अप्रैल 1984 को कांसीराम ने इसको बनाया और आज इसका नेतृत्व कौन करती हैं, मायावती करती हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी भी क्या है, कह सकते भाई एक यहाँ राष्ट्रीय दल है, नेशनल पार्टी है। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना
1925 में हुई है। और यह दल प्रथम लोकसभा में कह सकते हो कि मुख्य विपक्षी दल रहा है। और यह जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, यह सामाजिक समानता, राष्ट्रीयकरण, छोटी भूमि सुधार और पिछड़ी जातियों को लेकर के राजनीति करता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और इसी में एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी। ये दो कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय दल हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एनसीपी, यानी ये जो पार्टी है भाई, ये शरद पवार की पार्टी है। और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी। तो ममता बनर्जी की पार्टी अभी भी राष्ट्रीय दल है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब राष्ट्रीय दल नहीं रह गया है, बल्कि कह सकते भाई मेरे अब आम आदमी पार्टी क्या है, अब आम आदमी पार्टी जो है वह राष्ट्रीय दल बन गया है, या कह सकते हैं नेशनल पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी अब क्या बन गई है, राष्ट्रीय दल या नेशनल पार्टी की श्रेणी में इसको शामिल कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल की स्थापना वाली जो आम आदमी पार्टी है, अब वह भारत में एक नेशनल पार्टी बन गई है। और यह कह सकते हैं कि 2024 में बनी है। कब बनी है, 2024 में राष्ट्रीय पार्टी बनी। ठीक है, ठीक है, नेशनल पार्टी बनी। ठीक है, पार्टी पहले से बनी थी। ठीक है, तो अगर बात करेंगे तो जैसे अगर ये सारे क्या है भाई, एक प्रकार से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय दल बना। क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, जैसे अलग अलग राज्यों में जो राज्य दल होते हैं उनको हम क्षेत्रीय दल बोलते हैं। क्षेत्रीय दलों की अगर बात करें, जैसे चौधरी चरण सिंह ने क्षेत्रीय दल बनाया, कर्पूरी ठाकुर ने क्षेत्रीय दल बनाया, मुलायम सिंह यादव ने क्षेत्रीय दल बनाया, लालू यादव, नीतीश कुमार ने क्षेत्रीय दल बनाया। जैसे अगर बात करूं बीकेडी, आरजेडी, जेडीयू, ये सारे क्या है, क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दल ज्यादातर जो किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, अलग अलग जातियों को लेकर के, जो कह सकते हो आरक्षण को लेकर के क्षेत्रीय दलों का गठन हमारे देश में किया गया है। तो बहुत सारे क्षेत्रीय दल जो होते हैं, राज्य दल, जैसे अगर बताऊं लालू की पार्टी, नीतीश की पार्टी, या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, हरियाणा में कह सकते हो कि चश्मा वाली जो ये है इंडियन नेशनल लोक दल, पंजाब में अगर आप देखो शिरोमणि अकाली दल, ये सभी क्या है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं या राज्य दल के रूप में हम इनको जानते हैं। ठीक है, तो भाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आपके एग्जाम में अब आम आदमी पार्टी भाई क्षेत्रीय दल नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। क्या बन चुकी है, अब ये राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। पहले क्षेत्रीय दल था जब ये बुक छपी थी, बट अब आम आदमी पार्टी कह सकते हो कि ये नेशनल पार्टी बन चुकी है, या राष्ट्रीय दल की श्रेणी में आम आदमी पार्टी है गई। तो दूसरे चैप्टर से थोड़ा, जैसे शिवसेना भी कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दल है, दूसरा शिरोमणि अकाली दल, ये भी क्षेत्रीय दल है। ठीक है, बीजेडी भी क्षेत्रीय दल है। तो बहुत सारे अभी क्षेत्रीय दल हमारे देश में हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरे चैप्टर से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 क्या रहेगा, भारत में दलीय प्रणाली। जैसे अगर आप भाई एक दलीय प्रणाली, दो दलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला इसमें हम देखेंगे भारत में दलीय प्रणाली के विभिन्न चरण, कि भारत में जो दलीय प्रणाली है वो कौन कौन से चरणों में रही। तो सबसे पहले अगर बात करूं ना कि भाई भारत जब आजाद हुआ तो सबसे पहले कांग्रेस का प्रभुत्व हम लोगों को बहुत लंबे समय तक दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे तो 1947 से लेकर के 1977 तक क्या है भाई, जब देश आजाद हुआ तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ही सरकार बनाती थी। 1947 से लेकर के 1977 तक, 1977 कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। ठीक है, कांग्रेस ही सरकार बनाती थी और भारत में बहुदलीय शासन था। बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती थी, लेकिन कांग्रेस ही बार बार चुनाव को जीत जाती थी। तो भारत में ऐसा होता था कि भाई, क्योंकि कांग्रेस, आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का बड़ा योगदान था, तो जब भी इलेक्शन होता था 1947 से 1977 तक, तो भाई मेरे बार बार कांग्रेस ही चुनाव जीतती थी और बार बार कांग्रेस की सरकारें बनती रही लगभग 20-22 साल तक। ठीक है, कांग्रेस का एक प्रभुत्व रहा। और भी पार्टियां थी, जैसे जनसंघ था, सीपीआई था, या ये सारी पार्टियां चुनाव लड़ती थी, लेकिन बार बार जो भारत की जनता थी वो कांग्रेस को ही बहुमत देती थी। इसी को कहा जाता कि भारत में जो दलीय प्रणाली रही उसमें सबसे पहले कांग्रेस का वर्चस्व रहा, कि बार बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी ही जीतती थी।
दूसरा क्योंकि बीच में अगर आप देखेंगे 67 में जाकर के और 89 में कांग्रेस का थोड़ा सा पतन हुआ और कई सारे गैर कांग्रेसी दल बने। अगर आप देखेंगे तो 69 से और 89 तक भारत में अगर आप देखोगे ना तो कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस से टूट टूट करके बहुत सारे क्षेत्रीय दल बने और कई सारे दलों का उदय हुआ कांग्रेस से। जैसे अगर बात करूं, चौधरी चरण सिंह ने दल बनाया, मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाई, काशीराम ने बहुजन समाजवादी पार्टी बनाई, लालू यादव ने पार्टी बनाई, नीतीश कुमार ने पार्टी बनाई, बीजू जनता दल के बीजू पटनायक ने पार्टी बनाई, हरियाणा में देवी लाल ने पार्टी बनाई। तो कह सकते हो कि जब कांग्रेस का बीच में थोड़ा सा पतन हुआ 70 के दशक में आकर के, तो भारत में कई सारे क्षेत्रीय दल यानी ऐसे बहुत सारी पार्टियां थी जो कांग्रेस से निकल करके ही उन लोगों ने अलग अलग पार्टियों को बनाया। उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव, मुलायम सिंह यादव, चौधरी चरण सिंह के लोगों ने पार्टी बनाई। बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान या कह सकते इन लोगों ने पार्टियां बनाई। कह सकते हो अगर हम बात करें, हरियाणा में चौधरी देवी लाल ने पार्टी बनाई, पंजाब में कह सकते शिरोमणि अकाली दल पार्टी बनी, ठीक है, महाराष्ट्र में शिवसेना बनी। तो कह सकते हैं कि जब कांग्रेस का पतन हम यहां पर देखते हैं भारत में, तब भारत में अगर आप देखें कई सारे कांग्रेस से निकल करके क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, ठीक है। जब कांग्रेस कमजोर पड़ी, ठीक है, वो लगभग 70 के दौर 80 के दौर में कांग्रेस कमजोर पड़ी राज्यों में, और राज्यों में कई सारे क्षेत्रीय दल या क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। बाद में 1989 के बाद अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पूरी तरह से कमजोर हो गई और हमारे देश में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई। 1989 का लोकसभा का चुनाव, 1991 का लोकसभा का चुनाव, 1996 का लोकसभा का चुनाव, 1998 का लोकसभा का चुनाव, 2004 में लोकसभा चुनाव, 2009 में लोकसभा चुनाव, ये जितने लोकसभा चुनाव हुए भारत में गठबंधन की राजनीति यानी दो पार्टियां तीन पार्टियां मिलकर के सरकार बनानी शुरू की। क्योंकि जब कांग्रेस पूरी तरीके से कमजोर पड़ी केंद्र में, तब कह सकते गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई। जनता दल या जनता पार्टी का उदय हुआ और जनता पार्टी या जनता दल ने कह सकते गठबंधन की राजनीति की शुरुआत की और 1989 से कह सकते गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई। आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कई सारी पार्टियों के साथ गठबंधन करके गठबंधन की राजनीति की शुरुआत की। 2004 में तथा 2009 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने गठबंधन की सरकारों को बना करके भारत में दलीय प्रणाली को आगे बढ़ाया। आगे चल करके अगर हम देखेंगे 2014 में 2019 में जहां पर कह सकते गठबंधन की राजनीति कमजोर पड़ी और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय दल या कह सकती गठबंधन की राजनीति कमजोर पड़ी। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव ने यह बता दिया कि भारत में अभी भी गठबंधन पार्टियां ही रहेंगी। 2024 के लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिला और नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर एनडीए के नेतृत्व में यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे के नेतृत्व में गठबंधन की सरकारें हमारे देश में 2024 लोकसभा के चुनाव में फिर बनी। तो भारत में कह सकते गठबंधन की राजनीति इस समय हावी है। गठबंधन का मतलब भाई जिसमें दो या दो से अधिक पार्टियां मिल करके सरकार को बनाती है, सरकार को चलाती है। तो इस प्रकार से भारत में दलीय प्रणाली का स्वरूप हम लोगों को देखने को मिलता है। भारत में किस प्रकार से दल बढ़े, शुरू में तो भाई कांग्रेस का वर्चस्व रहा, कांग्रेस ही जीतती थी। बाद में कांग्रेस का पतन हुआ तो कांग्रेस से निकल करके बहुत सारे क्षेत्रीय दल बने, अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दलों ने सरकार बनाई। बाद में कांग्रेस जब बिल्कुल पतन की ओर गई तब कह सकते हमारे देश में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई। तो भारत में दलीय प्रणाली के विभिन्न चरण जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा, जाति, वर्ग, जेंडर और जनजाति, जिसमें हम लोग बात करेंगे भारत में मतदान व्यवहार, भारत में मतदान को प्रभावित करने वाले कारक या भारत में मतदान का मतलब होता है भैया वोट देना, मतदान मतलब वोट देना।
भाई वोट भारत में जो लोग देते हैं ना, वो वोट देते समय किन किन बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं खास तौर से। भाई भारत में अगर आप देखोगे तो मतदान व्यवहार के कौन कौन, भाई अगर आप देखो तो हमारे देश में भाई जाति के नाम पर बहुत सारा आदमी वोट देता ना, जाति के नाम पर तो वोट देते हैं, जैसे बिहार है, यूपी है, या अगर मैं खास तौर से बोलूं तो पूरे देश में जाति के नाम पर वोट पड़ता है। मैं हरियाणा से बात कर रहा हूं, हरियाणा में भी जाति और जाति को देख करके वोट देते हैं, बल्कि हरियाणा में तो अगर आप देखोगे तो गोत्र को देख करके यहाँ लोग वोट देते कई बार कि मेरे गोत्र का प्रतिनिधि है, ठीक है। और एक बात बता दूं, चाहे कर्नाटक हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, या कोई दक्षिण भारत के राज्य हो, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं। मतदान व्यवहार किसके आधार पर होता है भाई? हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये नहीं देखता पढ़ा लिखा है, कैसा उम्मीदवार है, भाई हमारी जाति का है, उसी को जाकर के लोग क्या कर देते हैं, वोट दे देते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा जब चुनाव होते हैं कि भाई हमारे देश में ज्यादातर लोग जो है ना वो जाति के नाम पर वोट देते हैं। भाई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को वोट देगा, क्षत्रिय है क्षत्रिय को वोट देगा, शूद्र है दलित है तो दलित को वोट देगा, SC ST वाले SC ST वाले को वोट देते हैं, OBC OBC को, यादव यादव को वोट देगा, मुसलमान मुसलमान को वोट देगा। तो इस प्रकार से मतदान व्यवहार खास तौर से भारत में प्रभावित होता है जाति के नाम पर। अगर आप लोग देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टियां भी जाति को देख करके टिकट देती हैं। भाई जिस इलाके में जिस जाति के लोग ज्यादा, उसी जाति के आदमी को टिकट भी मिल जाता है। ये भी देखा होगा कि भाई किसी इलाके में अगर मुसलमान है तो वहां पर मुसलमान उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाएगा, या कहीं पर मान लो अगर यादव बहुसंख्यक है, यादव ज्यादा है, तो यादव को टिकट मिल जाता है, क्योंकि उनको पता है भैया भारत में जो मतदान व्यवहार है, जो वोट पड़ता है वो जाति के नाम पर पड़ता है। भाई जिस कास्ट का होगा उसी को वोट मिल जाएगा, जाति के नाम पर वोट पड़ता है। दूसरा, वर्ग के नाम पर भी भारत में बहुत हो, वर्ग मतलब यानी जैसे वकील, डॉक्टर, ये वर्ग होते हैं। जैसे किसान, मजदूर, ये वर्ग हैं। भाई किसान के नाम पर लोग भारत में बहुत ज्यादा वोट मांगते। तुम लोगों ने देखा ना कि किसानों के नाम पर भी पार्टियां बनी हमारे देश में, किसानों के नाम पर भी वोट पड़ता है, मजदूरों के नाम पर भी वोट पड़ता है, पढ़े लिखे आदमी के नाम पर भी कई बार वोट मांगे जाते हैं। वर्ग का मतलब होता है कि जैसे किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, जो अलग अलग वर्ग हैं, जैसे वो डॉक्टर हैं, वकील हैं, पेशेवर लोग हैं, तो किसानों के नाम पर भी तो राजनीति होती है। आपने देखा होगा वोट मांगे जाते हैं, मजदूरों के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। तो वर्ग के आधार पर भी अगर आप देखो भारत में बहुत सारा वोटिंग होता, मतदान होता है। पार्टियों को देखोगे ना, पार्टियां तो जाति के नाम पर तो वोट मांगती हैं, साथ में किसान के नाम पर, मजदूर के नाम पर, इस प्रकार से भी पार्टियां। दूसरा, जेंडर के आधार पर अगर आप देखो भारत में जो मतदान है, महिला, जेंडर मतलब भैया महिला, महिला भी चुनाव में अगर आप देखेंगे मतदान में बहुत बड़ा मुद्दा होता है। बहुत सारी पार्टियां अगर आप देखो महिलाओं को रिझाने के लिए बहुत सारी, अब तो देखो महिलाओं को 2000 महीना मिलेगा, 4000 महीना मिलेगा, इसको लेकर के बहुत सारा बात होता ना। अभी दिल्ली में चुनाव हुए थे तो वहां पर कई सारी पार्टियों ने कहा कि हम महिलाओं को 2100 रुपया देंगे, किसी ने कहा कि हम महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। तो कहने का मतलब है कि महिला वर्ग को भी प्रभावित करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां ये भी करती हैं, महिलाओं के नाम पर उनको लुभाती हैं, रिझाती हैं ताकि महिला वोट दे दे। तो भारत में जो मतदान व्यवहार है वो जेंडर के आधार पर भी कह सकते भाई मेरे प्रभावित होता है। ये भी तो होता ना, जेंडर को देख करके महिला वर्ग को लुभाने के लिए बहुत सारी पार्टियां, भाई महिलाओं को हम 6000 महीना दे देंगे, गर्भवती महिलाओं को पैसा मिल जाएगा, या महिलाओं के खाते में सीधा पैसा पहुंचा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जेंडर के आधार पर भी अगर आप देखें तो भारत में वोट पड़ते हैं, मतदान प्रभावित होता, मतदान वोटिंग। दूसरा, जनजाति के नाम पर, आदिवासी आदिवासी के नाम पर, जल जंगल जमीन के नाम पर भी भारत में अगर आप देखेंगे तो काफी वोटिंग होती है जनजातियों के नाम पर। अगर आप देखेंगे तो भारत में जो जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, या पूर्वोत्तर के राज्य, वहां पर जनजाति आदिवासी बहुत हैं। तो उन आदिवासियों के नाम पर या उन जनजातियों के नाम पर भी अगर आप देखें भारत में मतदान जो है प्रभावित होता है। इस आधार पर भी भारत में वोट पड़ता है भाई, जनजाति के नाम पर या आदिवासी के नाम पर भी अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में लोग वोट देते हैं, और वोट काफी संख्या में भाई मेरे वोट देने जाते हैं कि भाई वो मेरी जनजाति का है, वो आदिवासी, तो आदिवासी को जाकर के वोट डाल दिया। तो जनजातियों के नाम पर भी भारत में अगर आप देखेंगे तो काफी मतदान होता, काफी वोट पड़ता है। तो भारत में मतदान को व्यवहार करने वाले व्यवहार के कारक हैं। अरे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मतदान व्यवहार यानी भाई भारत में जो वोट देते हैं लोग ना, क्या क्या देख करके वोट देते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। जाति वाति तो बहुत ज्यादा देखा जाता है कि भाई जाति के नाम पर ही वोट पड़ता है, ठीक है।
चलिए अगला चैप्टर बताता हूँ। अगला चैप्टर देखिएगा हमारा क्या रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा, नृ जातीयता धर्म और भाषा के नाम पर। अगर मैं बात करूं तो भारत में जो वोटिंग होती है ना, वो भाई धर्म के नाम पर भी वोटिंग, और आज तो देखो भाई भारत में हिंदू मुसल के नाम पर खूब वोट पड़ रहा है, ठीक है। अगर आज देखोगे तो हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम या हिंदू और मुसलमान के नाम पर खूब वोट हो रहा है ना। कहीं कहीं आप लोगों ने चुनाव में देखा कि 80-20 की लड़ाई है, देखा होगा ना। या मुसलमानों के खिलाफ अगर 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ है तो वहां पर अगर आप देखोगे तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को लेकर के भारत में वोटिंग को व्यवहार करने वाले भाई धर्म के नाम पर भारत में पूरी तरह से वोटिंग बिहेवियर बदल जाता है। ये भी देखा होगा कि मुसलमान हमेशा एकजुट होकर के मुसलमान उम्मीदवार को वोट दे देता है। या भी आप सबने टीवी में खूब सुना होगा कि मुसलमान हमेशा उसी उम्मीदवार को वोट देता है जो भैया बीजेपी को हराएगा। तो खास तौर से अगर आप देखेंगे तो भारत में पहले भी था, लेकिन 2014 के बाद अगर आप देखेंगे तो धर्म के नाम पर वोट खूब पड़ने लग गया है। अगर आप देखेंगे भारत में भाई जो जिस धर्म का हिंदू मुसलमान के नाम पर भैया पूरी राजनीति हमारे देश में हो रही, तो हिंदू मुसलमान के नाम पर अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में जो वोटिंग है, जो वोट पड़ रहा है वो तो भाई बहुत ज्यादा पड़ा। अगर मैं बात करूं हिंदू मुसलमान के नाम पर। अगला भाषा के नाम पर, अभी भाई भाषा को लेकर के मुद्दा महाराष्ट्र में चल ही रहा है, दक्षिण भारत में भाषा का मुद्दा तो चल ही रहा लड़ाई ना। तो भाई भाषा के नाम पर भी वोट पड़ता है कि पंजाबी भाषा है, मराठी भाषा को, मराठी हिंदी का लड़ाई अभी चल ही रहा, आप लोगों ने देखा मीडिया में खूब देखते होंगे। दूसरा तमिल भाषा को लेकर के, तो हमारे देश में भाई भाषा के आधार पर भी वोट पड़ते हैं, भाषा के नाम पर भी वोट पड़ता है कि जो जिस भाषा का होगा उस भाषा के आदमी को जाकर के वोट दे देगा। जैसे महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा को बात करेगा लोग उसी को वोट दे देंगे, या कह सकते भाई मेरे तमिलनाडु में जो तमिल भाषा की बात करेगा लोग उसी को वोट देंगे। तो भारत में पंजाब में पंजाबी भाषा की जो बात करेगा उसको लोग वोट दे देंगे। तो भारत में जो वोट पड़ता है उसमें भाषा का भी जो रोल है, जो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हमारे देश में भाषा के नाम पर भी वोट पड़ता है। अगला सोशल मीडिया की भूमिका भाई मेरे वोटिंग में बहुत है। आज देखो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के जरिए प्रभावित करते वोट मांगते हैं। आज सोशल मीडिया कह सकते हो कि वोट डालने और कह सकते एक माहौल बनाने में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। सोशल मीडिया देखो हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी सोशल मीडिया टीम बना रखी है जिस पर वो कह सकते चुनाव प्रचार करते हैं और बाकी कामों को कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया की भूमिका चुनाव में, इलेक्शन में या चुनाव को प्रभावित करने में सबसे बड़ी भूमिका है। आज देखो चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे नीतीश की पार्टी हो, चाहे लालू की पार्टी हो, या हरियाणा में चाहे वो आरएलडी कोई भी पार्टी हो, अगर मैं बात करूं जननायक जनता पार्टी हो, राजस्थान की कोई पार्टी हो, ठीक है, दक्षिण भारत में सीपीआई सीपीएम हो, तो ये सभी पार्टियां अगर आप देखोगे सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज कर रही हैं। आज भाई सोशल मीडिया में जैसा दिखता है वो लोग वैसा समझते हैं। तो सोशल मीडिया भी अगर आप देखेंगे तो हमारे वोटिंग बिहेवियर को बदल देता है भाई। आज लोग सोशल मीडिया में जैसा देखते हैं वैसा जाकर के वोट कर रहे हैं। तो आज अगर आप देखेंगे जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां तो सोशल मीडिया के जरिए अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। देखा होगा ना कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका जो पूरा चुनाव प्रचार है या इलेक्शन जो कैंपेन है वो तो कह सकते हैं सोशल मीडिया पर ही चलता रहता है भाई। 2014 में नरेंद्र मोदी जब आए तो सोशल मीडिया में बहुत लंबा प्रचार किया। उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी भी सोशल मीडिया की बड़ी खिलाड़ी पार्टी है, वह भी सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार के जरिए चुनाव को जीतने में बहुत उसकी भूमिका रही है, ठीक है। अगर हम जैसे बात करें कांग्रेस पार्टी भी सोशल मीडिया सेल है। तो अगर आप देखें आज सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी सोशल मीडिया टीम बना रखी है और सोशल मीडिया का प्रभाव भी चुनाव पर पड़ता ही पड़ता है। और हर पार्टी सोशल मीडिया पर अपना माहौल बनाती है कि भाई हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हमें कोई हरा नहीं पाएगा, हमारी इतनी सीटें आएंगी। तो सोशल मीडिया का भी चुनाव को प्रभावित करने में, चुनाव के व्यवहार को प्रभावित करने में सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक है, ट्विटर है जिसका नाम अभी एक्स हो गया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, यहाँ पर देखो कितना प्रचार प्रसार हो रहा है सोशल मीडिया में चुनाव को लेकर के, इलेक्शन को लेकर के। इंस्टाग्राम पर कितने सारे लोग अपना चुनाव प्रचार करते रहते हैं। तो सोशल मीडिया का भी इलेक्शन में कह सकते एक बड़ी भूमिका हम लोगों को दिखाई मिलती है। तो धर्म, भाषा और सोशल मीडिया का प्रभाव भी वोटिंग बिहेवियर पर या चुनाव पर, मतदान पर पड़ता ही पड़ता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 रहेगा स्वायत्ता आंदोलन। स्वायत्ता आंदोलन का मतलब होता है कि जब किसी राज्य में
किसी प्रकार का आंदोलन होता है कि भाई नया राज्य बनाना है, या राज्य अपनी मांगों को लेकर के, या कोई राज्य अपने अधिकारों को लेकर के अगर कोई आंदोलन करता है तो उसी को स्वायत्ता आंदोलन बोला जाता है। जैसे राज्य के अंदर राज्य की मांग को लेकर के अगर आप देखोगे, जैसे पहले पहले भाई जो असम था ना, असम में ही मेघालय राज्य शामिल था। तो मेघालय के लोगों ने आंदोलन किया कि भाई मेघालय एक नया राज्य बने। तो अगर आप देखो बहुत सारे राज्यों में देखो आंदोलन होते हैं ताकि नए राज्य का निर्माण हो सके। अगर आप देखोगे पहले आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश में जो तेलंगाना को लेकर के आंदोलन हो, तो तेलंगाना एक नया राज्य बना। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में देखोगे तो नए राज्य को लेकर के आंदोलन हुआ, तो उत्तराखंड राज्य बना। बिहार में अगर आप देखो झारखंड को लेकर के आंदोलन हुआ, तो झारखंड नया राज्य बना। तो स्वायत्ता आंदोलन का मतलब ये होता कि जब किसी राज्य में आंदोलन हो कि हमें नया राज्य चाहिए, या हम लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है और हमारे संसाधनों का दोहन हो रहा है, इसलिए हम लोग नए राज्य की मांग करते हैं। यानी जब किसी राज्य में नए राज्य को लेकर के आंदोलन होता है उसी को बोलते हैं स्वायत्ता आंदोलन। जैसे अगर अलग राज्य की मांग को लेकर के बोडो आंदोलन किया गया, जो बोडो आंदोलन है वह असम में हुआ है, और कह सकते हैं अलग राज्य की मांग को लेकर के बोडो आंदोलन काफी प्रचलित रहा, क्योंकि असम से ही 4 नए राज्य बने। कितने? लगभग अगर मैं बात करूं तो भाई 4 राज्यों का गठन किया गया असम से ही नए बने। तो बोडो आंदोलन जो है वो कह सकते हैं एक प्रकार से मेघालय बना या अरुणाचल प्रदेश बना, ठीक है। तो ये सारे राज्य असम से निकल कर बने। तो अलग राज्य की मांग को लेकर के बोडो आंदोलन हुआ, नया राज्य बने। बोडो आंदोलन जो उसमें उल्फा बहुत इंपॉर्टेंट रहा, उल्फा ने ही सारा आंदोलन किया ताकि नए राज्य का गठन हो। और खास तौर से जो काबार्जी और डिमासा जो है इस स्वायत्ता आंदोलन भी नए राज्य को लेकर के किए गए। जैसे मैंने बताया ना उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन हुआ तो उत्तराखंड के राज्य को लेकर के, बिहार में अगर आप देखेंगे तो झारखंड नए राज्य को लेकर के आंदोलन किया गया, आंध्र प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना नए राज्य को लेकर के आंदोलन किया गया ना, और फिर भाई मेरे नया राज्य बना। तो स्वायत्ता आंदोलन का मतलब होता है कि जब नए राज्य के गठन के लिए भाई हमारा नया राज्य बने या नया स्टेट बने, इसको लेकर के जब किसी राज्य में आंदोलन होता है तो उसे हम बोलते हैं भाई स्वायत्ता आंदोलन। नए राज्य की मांग क्यों की जाती है, रीजन क्यों है? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हमें हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें स्वतंत्रता नहीं है, हमारे संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, या हम लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा, हमारे इलाके का विकास नहीं है। तो नए राज्य का गठन लोग इसलिए मांग करते हैं ताकि उनके इलाके का गठन हो सके, उनके क्षेत्र में विकास हो सके, या उनके इलाके पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया। इसलिए कह सकते हैं कि भारत में कई सारे राज्यों में नए राज्य की मांग को लेकर के बहुत सारे आंदोलन हुए, जिसमें बोडो आंदोलन एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो असम में हुआ है और मेघालय की मांग को लेकर के किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश में भी कह सकते हो कि स्वायत्ता आंदोलन किए गए हैं, जो नए राज्य की मांग को लेकर के पूरा ये आंदोलन चलता है, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्वायत्ता आंदोलन एग्जाम में आ सकता भाई मेरे। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 क्या रहेगा भाई मेरे, विद्रोह। भारत में अगर बात करूं तो बहुत सारे भाई विद्रोह हैं। जैसे अगर आप देखो कश्मीर में विद्रोह हुआ ना, कश्मीर अलग बने या कश्मीर को लेकर के अलग विद्रोह, उसी प्रकार से भाई नागा विद्रोह नागालैंड में हुआ है। क्या है? नागा विद्रोह नागालैंड में हुआ है, क्योंकि नागालैंड को लेकर के मांग को लेकर ना, मणिपुर राज्य को लेकर के मणिपुर में विद्रोह हुआ। मिजोरम विद्रोह, जो मिजोरम नया राज्य बने उसको लेकर के विद्रोह किया गया है। पंजाब को लेकर ही विद्रोह हुआ, पंजाब में अगर आप देखेंगे तो पंजाब में भाई विद्रोह अलग राज्य की मांग को लेकर के। और माओवादी विद्रोह भी हमारे देश में होते रहते हैं। खास तौर से जो विद्रोह होते हैं ये खास तौर से, या कई बार ये नहीं कहते कि भाई अलग राज्य बने, कई बार अलग देश की मांग ही ये लोग कर देते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो नागाओं ने जब विद्रोह किया तो नागालैंड अलग देश बन जाए, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया। मिजो जो विद्रोह है, जो मणिपुर में विद्रोह हुआ, ये लोगों ने अलग देश की मांग की। जबकि पंजाब में जो पूरा विद्रोह हुआ है, इन्होंने भी अलग देश की मांग की थी कि भाई पंजाब एक अलग देश बने या अलग होना चाहता है। कश्मीर का जो पूरा विद्रोह है, कश्मीर में जो आंदोलन हुआ है, वह भी कह सकते कि अलग देश की मांग करता है। कभी ये अलग देश की मांग करते हैं
या कभी ये स्वतंत्र देश की मांग करते हैं, या अलग राज्य की मांग तो है, अलग राज्य तो है, लेकिन इन लोगों ने अलग देश या स्वतंत्र राज्य की इन लोगों ने मांग की है, और इसको लेकर के हिंसक विद्रोह हुए। कश्मीर में हिंसक विद्रोह हुआ, नागालैंड में हिंसक विद्रोह हुआ, पंजाब में हिंसक विद्रोह हुआ, क्योंकि पंजाब भाई अलग अलग देश बने, अलग देश की मांग को लेकर के। तो इस प्रकार के विद्रोह भी इतिहास में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 8 क्या रहेगा, अलग राज्य की मांग के लिए आंदोलन। यानी हमारे देश में अलग राज्य बने या अलग स्टेट बने, इसकी मांग को लेकर के कौन कौन से आंदोलन हुए। जैसे अगर बताऊं तो 1950-1960 में भाषा के आधार पर कई राज्यों का गठन किया गया है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ये ऐसे राज्य हैं जो भाषा के आधार पर बने हैं और इनको लेकर के आंदोलन किया गया। दूसरा पूर्वोत्तर के राज्य जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर में भाषा को लेकर के आंदोलन हुए। तेलंगाना को लेकर के, अलग राज्य को लेकर के, भाषा को लेकर के मांग हुई भाई अलग बने। ठीक है, हिंदी बेल्ट के राज्यों में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आंदोलन हुआ कि अलग राज्य बने, अलग उत्तराखंड बना। बिहार में आंदोलन हुआ कि अलग राज्य बने, तो अलग झारखंड बन गया। मध्य प्रदेश में अलग राज्य की मांग को लेकर के हुई तो छत्तीसगढ़ बना। तो जैसे मैं बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में अलग राज्य की मांग हुई और आंदोलन किया गया, तो अब कौन सा राज्य बना, उत्तराखंड। क्या बना भाई मेरे, उत्तराखंड। पहाड़ी राज्य था इसलिए इसको बनाया गया। दूसरा, बिहार में अलग राज्य की मांग हुई। कहां पर, बिहार में अलग राज्य की मांग हुई तो झारखंड, आदिवासियों के आधार पर नया राज्य बना, झारखंड बना। मध्य प्रदेश में अलग राज्य की मांग हुई, आंदोलन हुआ, तो कौन सा राज्य बना, छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सभ्यता संस्कृति अलग थी इसलिए छत्तीसगढ़ बनाया गया। उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में अलग राज्य की मांग हुई तो तेलंगाना राज्य बना। क्या बना, तेलंगाना। उसी प्रकार से भाषा को लेकर के राज्य बने हैं। अगर आप देखेंगे 1950-60 के दशक में गुजरात भाषा को लेकर के राज्य बना, महाराष्ट्र भाषा के आधार पर राज्य बना, मराठी भाषा के आधार पर बना, गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर अलग राज्य बना, पंजाब पंजाबी भाषा के आधार पर अलग राज्य बना, या कह सकते हैं हिमाचल पहाड़ी इलाकों को लेकर के अलग राज्य बना। ठीक है, तो कई सारे राज्य अगर आप देखें भारत में भाषा को लेकर के बने हैं, और कई सारे राज्य हिंदी बेल्ट में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है। अरे आंदोलन हुए तब जाकर के कह सकते हो इन नए राज्यों का भारत में गठन किया गया है। और इसके लिए 1957 में, 1958 में या 57 में कह सकते हैं, मुझे कंफर्म नहीं याद आ रहा, 1957-58 में अगर आप देखेंगे तो नए राज्यों के गठन के लिए एक आयोग बना था, जिसके जरिए भारत में नए नए राज्यों का गठन किया गया। और समय समय पर भारत में अलग राज्य की मांग को लेकर के आंदोलन हुए हैं, और इसको लेकर के नए नए राज्य का गठन भी किया गया है। तो भाई अलग राज्य की मांग को लेकर के कौन कौन से आंदोलन और कौन कौन से राज्य बने, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे बताना, हिंदी पट्टी में अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड को लेकर के आंदोलन हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तेलंगाना को लेकर के आंदोलन, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हिंदी पट्टी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी पट्टी में भाई मेरे अगर आप देखेंगे तो बिहार से झारखंड अलग हुआ, अलग राज्य बना। या अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ। तो अलग अलग राज्यों की मांग जो है भारत में समय समय पर होती रही कि भाई हमें अलग राज्य चाहिए, अलग राज्य मांग की होती। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 9 रहेगा, क्या रहेगा भाई मेरे, धर्मनिरपेक्षता। तो भारत भाई मेरे एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यानी अगर आप देखेंगे तो भारत में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। और भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे तो धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत जो है वो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म या सरकारी धर्म उन्होंने घोषित नहीं किया है। भारत एक एंटी सेक्युलरिज्म कंट्री है, यानी कह सकते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना तो किसी व्यक्ति के साथ किया जाएगा, ना तो किसी संस्था के साथ किया जाएगा। यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है,
इसलिए कह सकते हैं कि भारत में सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया गया। इसी को बोलते हैं भाई मेरे धर्मनिरपेक्षता। अगर आप देखोगे तो भारत में आज जो हमारे अगर आप देखोगे जो अधिकार दिए गए हैं, अगर आप देखोगे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें भाई मेरे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि भाई मेरे हर कोई व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, अपने धर्म का पालन कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म को लेकर के स्कूल कॉलेज या किसी संस्था का निर्माण कर सकता है। तो भारत एक कह सकते हो कि पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें कह सकते हैं कि किसी भी धर्म को खास मान्यता नहीं दी गई। अगर आप भारत में देखोगे तो हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, पारसी, यानी सभी धर्मों को कह सकते हो कि बराबरी का दर्जा दिया गया है और सभी धर्मों को कह सकते हो कि बराबर माना गया। किसी भी धर्म को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। यही होता भाई धर्मनिरपेक्षता। और भारतीय संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है, वह सभी धर्मों को बराबर मानता है, किसी भी धर्म के साथ पक्षपात नहीं करता है या किसी भी धर्म को ज्यादा महत्व नहीं देता है। सभी धर्म बराबर है भारतीय संविधान में। और भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत जो है वह किसी व्यक्ति के साथ ना तो भाषा के आधार पर, ना तो जाति के आधार पर, ना तो धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। भाई सरकार की कोई भी योजना होगी, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, आपको सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किया जाए। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं या आप जिस धर्म को मानते हैं आप दूसरे धर्म को भी धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति भारत में किसी धर्म को मान सकता है और अपने धर्म को लेकर के उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ये पूरी तरीके से हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, वह किसी धर्म को माने। सरकार किसी व्यक्ति के साथ भी किसी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव धर्म के नाम पर नहीं करेगी। यही होती भाई मेरे धर्मनिरपेक्षता। जब भारत का संविधान बना तभी से भारत को एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है। जबकि पाकिस्तान अगर आप देखेंगे तो इस्लामिक देश है, बांग्लादेश इस्लामिक देश है, तो बहुत सारे देश हैं इस्लामिक देश हैं या सिख देश हैं, तो यह कह सकते ईसाई देश हैं या बौद्ध देश हैं। लेकिन भारत जो है वह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या कह सकते राष्ट्र है। तो धर्मनिरपेक्षता को लेकर के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10वां क्या रहेगा भाई मेरे, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि जब दो धर्म आपस में लड़ते हैं या संघर्ष करते हैं, उसी को सांप्रदायिकता बोलते हैं। अगर आप लोगों ने देखा कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों में अगर आप देखो सांप्रदायिकता बहुत होती है, क्योंकि मुसलमानों को लगता है कि हिंदू हमारे अधिकारों को ले रहे हैं या हिंदुओं को लगता है कि मुसलमान हमारे अधिकारों का एक प्रकार से कह सकते, यानी हमारे अधिकार मुसलमान पे दिए जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं भाई मेरे सांप्रदायिकता। यानी जब किसी धर्म को या किसी जाति को लगे कि दूसरी जाति जो है हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, हमारे अधिकारों का शोषण कर रही है, उसी को बोलते हैं भाई मेरे सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब अगर देखो भाई हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों को लेकर के कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, मीडिया में इसकी बहुत सारी बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति होती है, इसी को भाई मेरे क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो भारत जो है वह कोई सांप्रदायिक देश नहीं है, वो सभी धर्मों को बराबर मानता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो भारत में सांप्रदायिकता को लेकर के बहुत ज्यादा बातें होती हैं और डिबेट भी अगर आप देखें भारत में सांप्रदायिकता को लेकर के समय समय पर होती रही हैं। तो यही बताता है कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो ऐसे धर्म हैं जिन दोनों को लगता है कि दूसरा हमारा विरोधी है। यानी सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को या किसी दूसरे धर्म को अगर आप अपना विरोधी मानते हैं या आप अपना उसको दुश्मन मानते हैं कि दूसरे धर्म का जो लोग है वो हमारे अधिकारों को ले रहा है, इसी को कहते हैं भाई मेरे सांप्रदायिकता। कि कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता बढ़ रही है। जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि हिंदू है, उसको लगता है कि भाई मुसलमान जो है इस देश में बढ़ रहे हैं या मुसलमान जो है हमारे अधिकारों को ले रहे हैं या मुसलमानों के जरिए हिंदू समाज को दबाया जा रहा है या हिंदू समाज को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, या अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि मुसलमानों को सरकार ज्यादा महत्व दे रही है,
तो अब इसी स्थिति में कह सकते हैं कि देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है। यानी जब दो धर्मों के लोगों को लगता है कि दूसरे धर्म को अपना विरोधी मानना, जैसे धीरे-धीरे व्यक्ति दूसरे धर्म को विरोधी मानने लगता है। पहले तो उसको लगता है कि दूसरा धर्म, जैसे मान लो हिंदू धर्म के लोगों को लग रहा कि भाई जो मुसलमान है वो एक प्रकार से हमारे अधिकारों को ले रहे हैं। फिर उसको लगेगा कि भाई जो मुसलमान है, हिंदू को लगेगा कि हमारे अधिकारों को उसने पूरा हड़प लिया है। फिर वो हिंदू समाज के लोगों को लगा कि एक मुसलमान हमारा एक प्रकार से विरोधी है। तो ऐसे जैसे-जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, इस प्रकार की जैसे सिचुएशन होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई कि सांप्रदायिकता बढ़ रही है। यानी दो धर्मों के लोगों में अगर लड़ाई झगड़ा मारपीट की स्थिति जैसे बनती है, उसी को सांप्रदायिकता बोलते हैं। यानी दो धर्म के लोग एक दूसरे को दुश्मन समझने लग जाते हैं। भाई हिंदू मुसलमान को अपना दुश्मन समझ रहा है, मुसलमान हिंदू को अपना दुश्मन समझ रहा है, और ये नेता इस प्रकार के काम करते हैं। नेता ज्यादातर इस प्रकार से धर्मों को लड़ाने का काम करते हैं। सांप्रदायिकता इसी को बोलते हैं भाई मेरे सांप्रदायिकता। अगर आप देखेंगे तो सांप्रदायिकता और मीडिया, अगर आप देखोगे न्यूज चैनलों में, अखबारों में भी सांप्रदायिकता की बहुत सारी खबरें छपती रहती हैं। अगर आप देखोगे कहीं पर दो धर्मों में लड़ाई हो गया है, कहीं पर दो धर्म के लोगों में संघर्ष हो गया है, तो मीडिया भी अगर आप देखेंगे तो सांप्रदायिकता को हमारे देश में बढ़ाता ही रहता है। क्योंकि सांप्रदायिकता कह सकते हैं कि जब दो धर्म के लोग एक दूसरे को अपना विरोधी मानने लग जाए, एक दूसरे को माने कि भाई ये हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ये हमारे अधिकारों का शोषण कर रहे हैं, या हमारा धर्म पीछे जा रहा है और इनको ज्यादा महत्व मिल रहा है, इस प्रकार के विचार जब लोगों में बनने लगते हैं, तब इसको कहते हैं सांप्रदायिकता। इस आधार पर एक धर्म के लोग एकजुट होकर के वोट भी डालते हैं, या एकजुट होकर के दूसरे धर्म के लोगों के साथ मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, इस प्रकार की चीजें भी होती रहती हैं। तो भाई मेरे इसी को क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। तो सांप्रदायिकता एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है या आपसे पूछा भी जा सकता है। अगर एग्जाम में आएगा तो जो मैंने बताया है, इसी को अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 11वां क्या रहेगा, जाति आधारित आंदोलन या राज। देखो अगर आप देखो हमारे देश में भैया जाति के नाम पर बहुत सारा पार्टी बनी हुई है ना, कास्ट के नाम पर अगर आप देखोगे ना, तो भाई भारत में जाति के नाम पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां बनी हुई हैं, या जाति के नाम पर अगर आप देखोगे बहुत सारे राजनीतिक दल बने हुए हैं। जाति के नाम पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारा गठबंधन भी होता है राजनीति में। तो जाति के नाम पर हमारे देश में कौन कौन सी पार्टियां बनी हुई हैं और कौन कौन से गठबंधन बने हुए हैं, जाति के नाम पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो जाति के नाम पर अगर हम बात करूं तो भाई जाति के नाम पर अगर आप देखोगे तो हमारे देश में जाति को लेकर के बहुत सारा आंदोलन होते हैं। जैसे जाति को लेकर के अगर आप देखो आरक्षण को लेकर के, छुआछूत को लेकर के, जाति आधारित भेदभाव को लेकर के, आत्मसम्मान को लेकर के बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां, जैसे अगर आप देखो भारत में आरक्षण को लेकर के बहुत सारी पार्टियां बनी हैं। बहुत सारी पार्टियां जाति आधारित हिंसा को लेकर के बनी है, जाति के नाम पर जो हमारे देश में हिंसा होती है। शारीरिक उत्पीड़न जो होता है, जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, इसको लेकर के अगर आप देखेंगे तो भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां बनी हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो भारत में अजगर, यानी अजगर का मतलब समझते अहिर, जाट, गुज्जर, राजपूतों ने मिलकर के क्या बनाया, एक संगठन बनाया। जाति के नाम पर इन्होंने क्या बनाया, अजगर। अहिर, जाट, गुज्जर, राजपूतों ने मिलकर के एक संगठन बनाया। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो बाम सेफ या DS4 भी जाति के नाम पर बना हुआ एक संगठन है। DS4 का मतलब होता है कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति जो बनाई गई है, जाति के नाम पर बना हुआ क्या है, एक संगठन है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी, तो कह सकते हैं जाति को लेकर के बनाई गई एक पार्टी है, जो दलितों को लेकर के और खास तौर से जाटों की जाट की नहीं, जाटव, दलित में एक जाटव होते हैं, उनको लेकर के पार्टी बनाई है बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसको काशीराम जी ने बनाया था। और इसका नेतृत्व कौन करती हैं, मायावती जी करती हैं। ठीक है, तो जाति को लेकर के अगर आप देखें भैया भारत की चुनाव में जाति की बड़ी भूमिका है। अगर आप देखो हमारे यहाँ पर भैया जाति के आधार पर टिकट चुनाव में मिलता है। जाति के आधार पर देखोगे तो हमारे यहाँ पर लोग वोट मांगते हैं। जाति के आधार पर ही अगर आप देखें तो लोग भी वोट देते हैं। और जाति की अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी बातें भी होती हैं। तो भाई जाति की भूमिका कह सकते हैं हमारे चुनाव में बहुत ज्यादा है। जाति के आधार पर कौन कौन से दल बने, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो खास तौर से अगर आप देखोगे तो बहुजन समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति करती है, आरक्षण की राजनीति करती है, और कह सकते हैं पिछड़े वर्ग की। दूसरा अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी, मुलायम की जो पार्टी है,
लगभग ये भी एक प्रकार से जाति की पार्टी, जातिवाद की, जाति को लेकर के राजनीति करते हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में लालू और लालू की पार्टी खास तौर से, वो भी खास तौर से यादवों की और मुसलमानों की राजनीति करती है। अगर हम लालू यादव की, अगर आरजेडी की बात करें, वैसे आरजेडी खास तौर से बहुसंख्यक की राजनीति करती, सबकी राजनीति करती है। अगर हम बात करें तो भाई भारत में अगर आप देखोगे तो जाति की राजनीति हमारे देश में तो भाई मेरे बहुत ज्यादा है। जाति के नाम पर वोट पड़ता है, जाति के नाम पर पार्टियां बनती है, आरक्षण के नाम पर पार्टियां बनी हुई है। तो ये सारा हमारे देश में भाई जाति के नाम पर पार्टियां बनती है और जाति के नाम पर वोट भी पड़ता ही पड़ता। अगला देखिएगा जो चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 12वां क्या, जाति और राजनीति। भाई जाति को लेकर के किस प्रकार की राजनीति, आरक्षण को लेकर के भाई हमारे देश में जाति में सबसे ज्यादा राजनीति है। जैसे एससी एसटी को लेकर के या ओबीसी को लेकर के, ओबीसी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग को लेकर के अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में जाति को लेकर के बहुत राजनीति। जैसे अगर आप देखोगे दलितों को लेकर के, यादवों को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के, तो भारत में अगर आप देखो भैया राजनीति में जाति की राजनीति बहुत होती है। और जाति में राजनीति में देखो आरक्षण की राजनीति बहुत होती है। अगर आप देखें तो हमारे देश में एससी एसटी को, अनुसूचित जाति को या अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया गया है। एक प्रकार से आरक्षण जो है जाति आधारित आरक्षण है, जो कि कह सकते हो कि ये शुरू से दिया गया है। ठीक है, जब भारत का संविधान बना तो उसी समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कह सकते हो कि दलित वर्ग को उत्थान करने के लिए या दलितों को कह सकते एक प्रकार से उनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वह भी समाज में बराबरी का स्थान पा सके, इसलिए कह सकते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कह सकते उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था करवाई, ताकि दलित वर्ग को भी समाज में जीने का अधिकार मिले। नहीं तो भाई उनके साथ बहुत सारा छुआछूत भेदभाव किया जाता था, उनके साथ तमाम तरह के जाति के आधार पर उनको बहुत डराया धमकाया जाता था। ठीक है, इस प्रकार की चीजें होती। अगर आप देखें भारत में जाति के नाम पर हिंसा भी बहुत होती है। अगर आप देखोगे भारत में, अगर आप देखो भाई जाति की राजनीति तो होती है, लेकिन जातीय हिंसा भी बहुत हुई है। अगर आप देखोगे तो भारत में जाति के नाम पर लोगों को मारा जाता है, डराया जाता है, सताया जाता है। अगर आप देखोगे कि अगर किसी जगह पर एक घर उस जाति का है और बाकी दूसरी जाति के लोग हैं, तो उसके साथ मारपीट करना। भाई जातीय हिंसा भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय राजनीति में बहुत रही। जाति के नाम पर भैया हिंसा भी बहुत होती है, मारपीट, लड़ाई झगड़ा खूब होता है। कहीं कहीं पर देखोगे यादव या कोई दूसरी जाति के साथ संघर्ष चल रहा है, या कहीं देखोगे ब्राह्मण और किसी और जाति के साथ संघर्ष चल रहा है। तो नेता खास तौर से जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। और जाति के नाम पर अगर आप देखेंगे तो भारत में जो हिंसा है वो भाई मेरे बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जातिगत प्रतीकों को लेकर के अगर आप देखें भारत में जाति के नाम पर पार्टियां भी बहुत ज्यादा बनी हैं, और वो सारी पार्टियां क्या करती हैं, जाति की राजनीति ही करती हैं, यानी कास्ट की वो पॉलिटिक्स करती हैं। क्या उनकी राजनीति है, सारी उनकी राजनीति कास्ट सिस्टम पर है, कास्ट पॉलिटिक्स है। और जाति के नाम पर टिकट देती हैं, जाति के नाम पर वोट मांगती हैं और अपनी जाति के लिए ही लोगों को आगे बढ़ाने का बात करती हैं। तो जाति के लेकर के भी राजनीति होती है। भारतीय चुनाव में अगर आप देखोगे जाति के आधार पर बहुत सारा होता है भाई, वोटर भी जाति के नाम पर वोट देता है। और बहुत सारी जातियों को लेकर के चुनाव में वादे भी किए जाते हैं कि भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आरक्षण दे देंगे, या इस प्रकार के बिजली पानी कर देंगे, फ्री कर देंगे। तो गरीबों के लिए होता, बल्कि जाति के आधार पर भी बहुत सारा चीज होता। तो भाई भारत में अगर आप देखेंगे तो जाति की राजनीति जो है वो बहुत हावी है। चाहे एससी एसटी को आरक्षण, जाति राजनीति में आरक्षण को लेकर के राजनीति होती है। जातियों में भैया हिंसा का मुद्दा भी बहुत ज्यादा बना रहता है। दूसरा, जाति के प्रतीकों को लेकर के अलग अलग जो जाति के प्रतीक हैं, जैसे जो उनके कह सकते हैं, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं, लेकिन वो असली वाले नहीं है बल्कि नकली हैं। ये नेता है, चुनाव वोट मांगने के लिए भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का नाम लेता। बहुत सारे लोग ऐसे जाति के बहुत सारे लोग रहे हैं जिनका सिर्फ राजनीति के रूप में नाम मिलता। मैंने भीमराव अंबेडकर जी का बात किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी पार्टियां उनका नाम लेती है। झूठे लोग हैं, खाई वोट पाने के लिए करता है। ठीक है, उनका झूठा नाम ले रहा है ताकि सरकार बना ले किसी तरह से। और जब सरकार बना लेते हैं तो उन्हीं उसी वर्ग के लोगों को, कह सकते दलित वर्ग की लोगों को ही वो सम्मान नहीं देते या उनके लिए राजनीति नहीं, वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। तो अगर आप देखोगे कोई नेता अगर जाति की राजनीति करता है तो अपनी जाति का भी कई बार नहीं होता। भाई उसकी जाति को लोगों को देखो कितनी उनकी स्थिति खराब है, कितनी बदहाल स्थिति है।
तो वोट तो जाति के नाम पर मांगा जरूर जाता है भारत में, और जाति के नाम पर राजनीति तो जरूर होती है, लेकिन उस कोई नेता अगर जाति का है तो उस जाति के लिए बहुत ज्यादा कुछ करता भी नहीं है। अगर हम लोग बात करें, सिर्फ वोट पाने के लिए, मत पाने के लिए, उन अपनी जाति के लोगों को ललचाने के लिए, लुभाने के लिए, सरकार बनाने के लिए वो अपनी जाति का सहारा लेता है, लेकिन जाति के लोगों के लिए वो कभी भी कुछ अच्छे काम नहीं करता है। लेकिन कभी कभार वो कर देता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करता है। ये खास तौर से देखने को राजनीति में भाई मेरे मिलता ही मिलता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखिएगा। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 13 रहेगा भाई मेरे आरक्षण। अगर हम बात करेंगे तो हमारे देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया गया है, तथा ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण दिया गया। ओबीसी को जो आरक्षण है वो मंडल कमीशन की यानी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद खासतौर से आरक्षण दिया गया है। जबकि अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को भी 33% आरक्षण दिया गया है, खासतौर से किसमें, ग्राम पंचायतों और नगर निगम में आरक्षण मिला है। अगर हम आरक्षण की बात करें, आरक्षण भाई मेरे बहुत जरूरी चीज है, ताकि किसी वर्ग का उत्थान हो सके और उस वर्ग के या उस जाति के लोगों का उद्धार हो सके। तो अगर बात हो तो भारत में कमजोर वर्ग के तबकों को लाभ देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और हमारे देश में SC ST यानी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया गया है। अगर मैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों की बात करूं तो हमारे देश में अनुसूचित जाति को 1947 में आरक्षण दिया गया है, और कह सकते हो कि खास तौर से अगर आप देखोगे तो केंद्र सरकार में अनुसूचित जाति को 22.5% आरक्षण मिला। कितना मिला अनुसूचित जाति के लोगों को? SC का आरक्षण कितना है? 22.5%। बल्कि अनुसूचित जनजाति यानी ST को 7.5% आरक्षण मिला। कितना? अनुसूचित जाति को 22% और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको 7% जो है वो लगभग आरक्षण दिया गया है। यानी ओवरऑल लगभग अगर आप देखेंगे तो 30% आरक्षण है। कितना है? 30% आरक्षण दिया गया। उसी प्रकार से अगर मैं आरक्षण की बात करूं, आरक्षण कहां पर दिया गया? शैक्षिक संस्थानों में, नौकरियों में, विधानसभाओं में, लोकसभा के चुनाव में, यहाँ पर SC ST को आरक्षण दिया गया। अगला भाई ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण दिया गया। हमारे देश में अगर आप देखोगे तो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। ओबीसी में भाई मेरे बहुत सारी जातियां हैं, इसलिए ओबीसी को खास तौर से 27% आरक्षण को लेकर के प्रावधान किया गया है। अगर हम ओबीसी आरक्षण की बात करूं तो काका कालकले रिपोर्ट के बाद ओबीसी आरक्षण की बात की गई थी, और मंडल आयोग की जब सिफारिशें लागू हुई थी तब कह सकते कि भारत में ओबीसी को आरक्षण, ओबीसी में अगर आप देखोगे तो जैसे जाट, यादव, कुर्मी, इन लोगों ने कह सकते कि आरक्षण को लेकर के बात की थी, और चौधरी चरण सिंह किसानों का नेतृत्व करते थे। अगर मैं ओबीसी आरक्षण की बात करूं तो इसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे, और बीपी मंडल ने बोला था कि ओबीसी जातियों को 27% आरक्षण दिया जाए। और 1989 में यानी 1989 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी, जिसके आधार पर कह सकते कि भारत में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया, तभी से कह सकते हो। और खास तौर से बीपी सिंह की सरकार ने, किसकी सरकार ने? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 1989 में जाकर के 1990 में जाकर के मंडल आयोगों की सिफारिश उन्होंने लागू की, और कह सकते 1990 में जाकर के कह सकते हो कि भाई मेरे ओबीसी को आरक्षण मिला। और जब ओबीसी को 27% आरक्षण मिला तो भारत में हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन हुए और सर्वोच्च न्यायालय में इसकी याचिका गई। उसके बाद कह सकते कि ओबीसी वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को कह सकते हो लगभग 27%, और कितना परसेंट है ओबीसी का आरक्षण जो है? 27.5%, और 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं किया जा सकता है, ये कहा गया था। SC को 22.5%, ST को 7.5% तथा ओबीसी जातियां जो है ओबीसी वर्ग को 27.5% आरक्षण दिया गया है। अगर मैं ओबीसी वर्ग की बात करूं तो राज्यों में भी अगर आप देखोगे तो ओबीसी समाज को काफी आरक्षण दिया गया है, और कह सकते हैं लगभग बहुत बाद में कर्पूरी ठाकुर जो है कह सकते हैं उन्होंने खास तौर से यादव, कुर्मी, जाट, गुर्जर, इन लोगों को, दलित, इन वर्ग को कह सकते हैं आरक्षण देने में इनका एक बड़ा योगदान रहा। अगर हम महिलाओं की बात करें तो भैया महिलाओं को भी आरक्षण मिला, खास तौर से नगर निगम या नगर पालिका में। अगर आप देखो पंचायती में, नगर निगम या नगर पालिका में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। कितना दिया गया महिलाओं का आरक्षण? कितना है? 33%।
अब जाकर के कह सकते हैं कि उनको देश में विधानसभाओं में और जगह पर भी आरक्षण देने की बात की गई, लेकिन अभी वो आरक्षण लागू नहीं किया गया है। महिलाओं को 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, यानी पंचायतों में और नगर निगम, नगर पालिका में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है और यह आरक्षण आज भी बना हुआ है। खास तौर से जो कमजोर यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस को भी कह सकते हैं आरक्षण दिया गया, जो 10% आरक्षण दिया भाई। ईडब्ल्यूएस कह सकते हैं कि जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, इसमें जो खास तौर से ऊंची जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, और जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय हैं और जो वैश्य जाति के लोग हैं, ये जो ऊंची जातियां हैं, उनमें जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, इनको भी कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण देने का प्रावधान 2019 में सरकार लेकर के आई है और कह सकते हैं इनको 10% आरक्षण दिया गया है। आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, जिसको ईडब्ल्यूएस बोला जाता है, खास तौर से ये आरक्षण जो है ऊंची जातियों को दिया जाता है। और ये कितना परसेंट आरक्षण है? 10% आरक्षण है। और 10% आरक्षण पाने के लिए जो ऊंची जातियां, उनके लिए उनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी उनको ये आरक्षण दिया जा सकता। और ये आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में और नौकरियों में कह सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ये आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे लेकर के भी भाई मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 14 रहेगा, चैप्टर नंबर 14 का रहेगा भाई मेरे विकास। अगर बात करूं तो भाई हमारे देश में जो सरकारें हैं वो विकास को लेकर के भाई मेरे बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं। अगर आप देखेंगे कल्याणकारी योजना का मतलब समझते हो, जो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए या आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए जो योजनाएं चलाती हैं। जैसे अगर आप देखो भारत में कल्याणकारी योजना, जैसे 5 किलो राशन मिल रहा है, आप सबको पता होगा ना भाई, 5 किलो अनाज मिल रहा है, तो क्या है? कल्याणकारी योजना, गरीबों के लिए चल रहा है। उसी प्रकार से जैसे स्वास्थ्य में अगर आप देखोगे आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, एक कल्याणकारी योजना है जो सरकार चलाती गरीबों में। उसी प्रकार से अगर आप देखो बस में जो फ्री सेवा चलती है, एक कल्याणकारी योजना है। यानी जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है या आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, उनको भी आरक्षण देने के लिए, उनको उनके भी विकास के लिए कह सकते हैं सरकार भैया बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। उसी प्रकार से अगर आप देखो किसानों को किसान सम्मान निधि में 2000, दूसरा अगर आप देखो जो वृद्धा पेंशन है, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं 60 वर्ष के बाद, जो उनको बुढ़ापा पेंशन, वृद्धा पेंशन देने की बात करती है। विधवा महिलाओं को भी सरकार पेंशन देती है, जो विधवा हो जाती है महिलाएं। उसी प्रकार से जो विकलांग हैं, जो हैंडीकैप हैं, जिनको दिव्यांग बोला जाता है, सरकार उनको भी उनके विकास के लिए कई सारी पेंशन देने का काम करती है। तो भारत सरकार इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कई सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही। गर्भवती महिलाओं को 6000 तथा उनके लिए दलिया, अन्य पोषक तत्वों के लिए भी सरकार अगर आप देखें न्यूट्रिशन देती है। अगर हम बात करें स्कूलों में बच्चों के लिए फ्री पढ़ाई, फ्री किताबें, फ्री खाना दिया जा रहा है, कल्याणकारी योजना के तहत किया जा रहा है। दूसरा स्वास्थ्य में भी अगर आप देखें आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, जिसके जरिए 5 से 10 लाख तक लोगों का इलाज करवाया जा रहा है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दी जा रही है। ठीक है, तो भाई ये क्या है? ये सारी कल्याणकारी योजना है। जैसे बिजली पानी फ्री कर देना, ये राज्य की तरफ से क्या है, एक प्रकार से कल्याणकारी योजना की कैटेगरी में ही आता है, ताकि जो गरीब वर्ग है, जो गरीब तबका है, उसका भी विकास हो सके और वो भी उसके भी फायदा पहुंच सके, वो भी आगे बढ़ सके। ठीक है, इसलिए अगर आप देखो तो भारत में 5 किलो राशन, लगभग 80 करोड़ लोगों को भाई मेरे 5 किलो राशन मिला। ये कोरोना काल से ही सबको मिला। तो इस प्रकार से अगर आप देखें, चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकारें हो, वो अलग अलग वर्ग के लिए कह सकते हो कि इस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे मैंने कई सारी योजनाओं का नाम लिया ना, तो अगर आप देखो भारत में विकास का मॉडल क्या है भाई? भारत में विकास का मॉडल है ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगे, ज्यादा से ज्यादा कंपनी लगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, उसी से तो भाई भारत का विकास होगा। दूसरा अगर आप देखें हमारे देश में सरकार कल्याणकारी योजना चलाती है, जैसे विधवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं। जैसे 5000 देंगे, 10,000 दे देंगे, या महिलाओं को 2500 रुपए जो उनके खाते में आते हैं। उसी प्रकार से दिव्यांग लोगों के लिए 5 किलो राशन मिल रहा है। तो इस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं भी हमारे देश में समय समय पर चलती रहती हैं। अगर मैं आप सबकी बात करूं तो बीपीएससी 104 में टोटल भाई मेरे 14 चैप्टर थे, और 14 के 14 चैप्टर जो थे वो मैंने आपको पूरा बताने का प्रयास किया है। तो जितना मैंने पढ़ाया है इतना पढ़ के जाइएगा, और मैं जरूर कह सकता हूं जितना मैंने आपको पढ़ा रखा है इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाहर से मुझे लगता है भाई मेरे कहीं से नहीं आएगा। जितना मैंने पढ़ा रखा है इतना अच्छे से पढ़िए,
और इतना आपको क्या है पढ़ करके जाना है, ठीक है। अगर आप लोग इतना पढ़ के जाएंगे तो 100% कह सकता हूँ एग्जाम में अच्छे मार्क्स ही आएंगे और अच्छे नंबर ही आपको मिलेंगे। और बाकी आपका एग्जाम कैसे गया वो मुझे जरूर बताइएगा। जितना पढ़ा रखा उतना पढ़ के जाइए, एग्जाम आपका अच्छा ही जाएगा। बाकी आपको बहुत ज्यादा टेंशन और चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पढ़ा रखा इसी को अगर आप अच्छे से समझ करके बना बना के लिखोगे तो भाई मैं कह सकता हूँ बहुत नंबर आएगा। अगर आपने इस वीडियो को एक बार देख लिया, एक दो बार देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, पेपर आपका बहुत अच्छा ही जाएगा, ठीक।